India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पवार गुट को दिया निर्देश, कहा अजीत पवार गुट शरद पवार की तस्वीर का ना करे इस्तेमाल। अजीत पवार गुट की स्वतंत्र पहचान है, आप उसका करें पालन। राज्य सरकार के द्वारा खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने मामले पर रखा अपना फैसला सुरक्षित। हापुड़ की अदालत ने 2018 मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम रोक लगाने के मामले में केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने जवाब दाखिल करने का मांगा वक्त, कहा अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई जाए अंतरिम रोक। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट को शरद पवार की तस्वीर और घड़ी के निशान का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जोर देकर कहा कि क्योंकि गुट की एक स्वतंत्र पहचान है, इसलिए उसे केवल उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और शरद पवार के प्रतीक और पहचान का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की आवश्यकता होती है और जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब क्योंकि आपकी एक स्वतंत्र पहचान है, इसलिए आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पवार गुट मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से पूछा है कि वो प्रचार सामग्री में पूर्व एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। अजीत पवार गुट को ही चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। कोर्ट ने अजीत पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से ये भी सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट चुनाव के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करे जिससे कोई भ्रम न रहे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ शरद पवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजीत पवार गुट को आधिकारिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता देने और उन्हें घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के फैसले को चुनौती दी गई। शरद पवार गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधिकारिक गुट घड़ी प्रतीक का उपयोग कर रहा है जो ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा हुआ है और अभियान सामग्री में वरिष्ठ पवार के नाम और तस्वीरें हैं। सिंघवी ने कथित तौर पर छगन भुजबल द्वारा दिया गया बयान पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टरों में घड़ी चिन्ह और शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से पूछा, आप उनकी तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यदि आप इतने आश्वस्त हैं तो अपनी तस्वीरों का उपयोग करें। सीनियर एडवोकेट सिंह अजीत पवार गुट की ओर से उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही है और कुछ भटके हुए सदस्यों ने
ऐसा किया होगा। जस्टिस कांत ने पूछा, फिर जिम्मेदार कौन है? आप एक वचन देते हैं कि आप सभी सदस्यों को उसकी तस्वीर का उपयोग करने से रोकेंगे। अब जब आप दो अलग अलग संस्थाएं हैं तो केवल अपनी पहचान के साथ जाएं। आपने अलग होने का विकल्प चुना है, अब बने रहें। ये आपका काम है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करें। सिंघवी ने ईसीआई द्वारा अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह की अनुमति देने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पार्टी में विभाजन के बाद ही नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए था। सिंघवी ने कहा, मेरे पास नया चुनाव चिन्ह है, उन्हें घड़ी के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करने दें। घड़ी शरद पवार की पहचान से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। सिंघवी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट अलग चुनाव चिन्ह का उपयोग करे। इससे पहले ईसीआई ने उन्हें राज्यसभा चुनाव तक इस नाम का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जो 27 फरवरी को समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि अगर कोई किसी नाबालिग को जबरदस्ती फूल देता है तो उसे पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई जा सकती है, जिसका जिक्र शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। कोर्ट ने लड़कों के स्कूल वाले एक शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फूल भेंट करने से संबंधित मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पर दूसरों के सामने फूल लेने के लिए दबाव बनाना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है। हालांकि आरोपी शिक्षक की प्रतिष्ठा का ख्याल कोर्ट ने रखा और सबूतों की सख्त जांच की जरूरत पर जोर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संभावना ये भी व्यक्त की कि शिक्षक के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए लड़की को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। दरअसल कोर्ट ने पाया बच्ची के रिश्तेदारों से जुड़ा कोई मामला होने की संभावना है। जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पोक्सो के कड़े प्रावधान तब लागू होते हैं जब घटना स्कूल जैसी सार्वजनिक जगह पर होती है, लेकिन अदालत को भी मालूम होना चाहिए कि शिक्षक की प्रतिष्ठा दांव पर होती है। जब किसी शिक्षक को बदनाम करने के लिए किसी नाबालिग लड़की को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका समाज में लड़कियों को सुरक्षित रखने की है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ मामले में सुनवाई कर रही थी, जिसने फैसला दिया। इस पीठ ने तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए फैसले को पलटने का काम किया। पहले कोर्ट मामले पर शिक्षक को 3 साल की जेल की सजा सुना चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को बरी किया है। यही नहीं, यौन दुराचार के आरोपों से जुड़े मामलों में संतुलित निर्णय की जरूरत पर कोर्ट की ओर से जोर दिया गया, खासकर जब एक शिक्षक की प्रतिष्ठा का सवाल हो। उधर दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा, जबकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट में 16 मार्च के समन पर पेशी से छूट देने की मांग करते हुए कहा गया है कि जब तक इस अदालत में मामले की सुनवाई हो रही है, उस अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए। केजरीवाल के वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता एक जांच अधिकारी है और वो निजी हैसियत से शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ये मामला ईडी ने नहीं बल्कि मामले के जांच अधिकारी ने दर्ज करवाई है, जबकि सिर्फ 2 व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक संबंधित अधिकारी या फिर उसका वरिष्ठ अधिकारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ईडी के समन पर पेश होने के पहले ही मैं कोई ना कोई प्रोग्राम तय कर लेता हूं। इतना ही नहीं, समन पर पेश होने के लिए
अनुचित और तुच्छ कारण देता हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह सब ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। केजरीवाल यहां आएंगे और इस जमानती अपराध में जमानत लेंगे। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की इस दलील पर विरोध जताते हुए कहा कि हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे आरोप न लगाएं। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की पेशी से अंतरिम राहत पर कहा कि फरवरी में वर्चुअली कोर्ट में पेश होकर उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे। अब पेशी से पहले सेशन अदालत में अर्जी दाखिल की और उसकी एडवांस कॉपी भी हमको नहीं दी। प्रथम दृष्टया केजरीवाल का ये आचरण बेईमानी वाला है, इसलिए वो अंतरिम राहत के हकदार नहीं है। उन्हें पेशी से अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए। एएसजी राजू ने केजरीवाल के द्वारा शिकायतकर्ता पर उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जांच अधिकारी को इस केस के बारे में पूरी जानकारी है, वो इस केस से जुड़ा हुआ है। यह कहना गलत है कि वो शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। केजरीवाल को सिर्फ इस दलील पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि शिकायतकर्ता अधिकारी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं है। एएसजी ने कहा, क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़ा है? मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने के दावा करते हैं, वो उसके मुखिया हैं। वह उद्घाटन समारोह में चले जाते हैं। क्या आम आदमी को ऐसी छूट यहाँ पर मिलती है? कोर्ट में पेश होने से पहले अंतिम समय में ऐसी याचिका दाखिल कर राहत की मांग करना गलत है। अगर उनको राहत नहीं दी गई तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगाने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। खनिज पर टैक्स लगाने की ताकत से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, क्या केवल संसद के पास ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है? क्या राज्यों को खनिज पर टैक्स की वसूली करने का अधिकार नहीं है? अगर कानून ऐसा है तो देश की खनिज संपदा पर टैक्स वसूली से जुड़े संबंधित कानून में ये प्रावधान स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं है? सुनवाई के 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने प्रविष्टि 50 सूची 2 खनिज अधिकारों पर करों पर राज्य की शक्तियों के तहत लगाई गई सीमाओं पर गौर किया। कोर्ट ने खान और खनिज के विनियमन और विकास पर संघ की शक्तियां और प्रविष्टि 97 सूची के तहत संघ की शक्तियों पर भी इस दौरान गौर किया। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एएम सिंघवी ने पीठ से एक ओर खनिज पर कर और दूसरी ओर खनिज अधिकार पर कर लगाने की अवधारणा के बीच अंतर की जांच करने का आग्रह किया। डॉक्टर सिंघवी ने खनिज पर करों और खनिज अधिकारों पर करों के बीच अंतर करने पर अदालत से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट विरोधाभास पर जोर दिया, ये समझाते हुए कि खनिज पर कर लगाने में धरती से निष्कर्षण शामिल है, जबकि खनिज अधिकारों पर कर लगाना अवधि और आकार के आधार पर पट्टों और लाइसेंस से संबंधित है, न कि वास्तविक निष्कर्षण पर। इस पर विचार करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि रॉयल्टी हटाए गए और उपभोग किए गए खनिज उत्पाद पर है, जिससे प्रविष्टि 50 सूची 2 के तहत खनिज अधिकारों पर करों के साथ किसी भी विरोधाभास का खंडन होता है। अपनी लिखित दलीलों पर प्रकाश डालते हुए सिंघवी ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फैसले को गंभीर रूप से गलत बताया। सिंघवी ने बताया कि केसोराम मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ होने के कारण 7 न्यायाधीशों की पीठ के इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के इस फैसले को खारिज नहीं कर सकती थी।
और उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक सत्र अदालत ने 2018 में गौ हत्या की झूठी अफवाह पर 42 वर्षीय हत्या पर हमले से संबंधित मॉब लिंचिंग मामले में 10 लोगों को दोषी पाया है। अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ितों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं की और कहा कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है और वो केवल न्याय चाहते हैं। उन्होंने अदालत से ये तक कहा कि दोषियों को मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। हापुड़ में मॉब लिंचिंग की ये घटना जून 2018 में घटी थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़ित को जमीन पर घसीटते हुए दिखाया गया था। हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गोकशी की झूठी अफवाह के बाद 45 वर्षीय कासिम की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की विवेचना में हस्तक्षेप करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने के डीआईजी मेरठ को आदेश दिए थे। 18 जून 2018 को उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव हावल मदापुर और बझेड़ा कला के जंगल में गोकशी की सूचना के बाद भीड़ द्वारा 2 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जिसमें कासिम नाम के शख्स की मौत हो गई थी और समय दिन भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोतवाली इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया था। इस मामले में हापुड़ न्यायालय द्वारा सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी, जहां पर अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह और साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने आरोपी युधिष्ठिर, राकेश, कानू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगीराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करणपाल को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले पर एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों, पॉक्सो व जघन्य अपराध में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ने प्रभावी पैरवी करते हुए 10 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 59,000 रुपए कुल 5.90 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया है। जीवित बचे पीड़ित समीउद्दीन ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उचित जांच की मांग की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को मॉब लिंचिंग और घृणा अपराधों से संबंधित तहसीन पूनावाला फैसले में जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है गिरफ्तार होने से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए बेल लेना, यानी जमानत लेना। एक तो रेगुलर बेल होती है जो कि गिरफ्तार होने से बाद में ली जाती है, और जो एक एंटीसिपेटरी बेल होती है जो कि गिरफ्तार होने से पहले ली जाती है। इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एंटीसिपेटरी बेल एक लीगल प्रोविजन है जिसमें किसी इंसान को अरेस्ट करने से पहले बेल दी जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है और इसमें उन लोगों को बेल दी जा सकती है
जिनको लगता है कि उन पर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए केस किया जा सकता है। कोर्ट एफआईआर होने से पहले भी और बाद में भी ये बेल दे सकती है, लेकिन ये बेल अरेस्ट होने से पहले ही दी जाती है। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है और इसका यूज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन का दावा ही किसी एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल देने से नहीं रोक सकता और स्टेट को कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि पूछताछ जरूरी क्यों है। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.